देखो हम लोगों ने हेडिंग डाल रखी है, यौगिक का नाम है DDT। अच्छा, DDT यौगिक को हमने इसके पहले भी पढ़ रखा है। स्ट्रक्चर फॉर्मूले पर बेस्ड अगर नाम इसका पढ़ा जाए तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले पर बेस्ड है पैरा, और फिर इसके बाद लिखा है पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। और बेटा इसका होता क्या है, इसके सारे गुणों में से बस केवल हमको पढ़ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक अगर पढ़ना है तो आपको इसको बनाने की विधि और दूसरा इसके कुछ गुण पढ़ने होते हैं। तो जो DDT है इसके गुण तो मैंने पहले से लिख रखे हैं। जैसे मैंने लिखा हेडिंग गुण एवं उपयोग, तो आपसे अगर DDT के लिए जानकारी भी मांगता है तो आपसे कुछ गुण पूछ लेगा, DDT की क्या गुण हैं, आपको वो बता देने रहे होंगे। जैसे मैंने पहला नंबर पे गुण लिख रखा है, कहता है श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। एक तो DDT जो होता है वो श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, और जो हम लोगों के यहाँ DDT मिलता है बेटा ये एक प्रकार का पाउडर होता है। उसी ठोस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को पीस करके पाउडर फेज में बदल दिया, तो अपने यहाँ जो DDT मिलता है वो एक प्रकार का पाउडर मिलता है। तो इससे परेशान मत होना, बाकी वास्तविकता में श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ ही होता है। एक और नंबर पे चलते हैं, कहता है जल में अघुलनशील है। ये तो तकरीबन सभी उन कार्बनिक यौगिकों पर लागू होता है जो जिनका घनत्व जो है वो जल के घनत्व से काफी डिफरेंस है, या दूसरे शब्दों में ऐसे ही बोल सकते थे कि क्योंकि जल अकार्बनिक है और जो कंपाउंड हम इस पर घोल रहे हैं वो कार्बनिक है, इसलिए अकार्बनिक पदार्थ जो है वो कार्बनिक पदार्थ आपस में घुलनशील नहीं होते हैं। एक और नंबर पे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कभी कभी। कहता है लोहे द्वारा विघटित होने के कारण इसे लोहे के पात्रों में नहीं रखना चाहिए। ऐसा पूछ लेता है कि क्या कारण है कि जो DDT है इसे लोहे के बर्तनों पर नहीं रखा जाता है। तो काहे के बर्तनों पर रखा जाता है, प्लास्टिक के, नॉर्मली ज़्यादातर प्लास्टिक के बर्तनों पर रखा जाता है। लोहे के बर्तन पे क्यों नहीं रखा जाता है, कहता है कि लोहे के द्वारा क्या हो जाता है, विघटित। विघटित का मतलब होता है अपघटित हो जाता है, या एक से अधिक प्रकार के केमिकल्स में टूट जाता है। क्योंकि एक से अधिक प्रकार के केमिकल्स में टूट जाता है, ध्यान रखने वाली बात है कि DDT को कभी लोहे के बर्तनों पे नहीं रखना चाहिए। अभी लास्ट एक और नंबर है, कहता है जैव अपघट्य ना होने के कारण। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इस बात को पहचान लेना, जैव अपघट्य या जैव अपघटनी, इन शब्दों का अर्थ जान पाना। मैं ये लाइन तो आसानी से पढ़ सकता हूँ, देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई, जैव अपघट्य ना होने के कारण या एक प्रबल प्रदूषक है। मैं जान गया एक प्रबल प्रदूषक है, लेकिन इसका क्या अर्थ है, जैव अपघट्य ना होने के कारण। दो शब्दों का अर्थ एक ही है, जैव अपघट्य और दूसरा जैव अपघटनी। जैव अपघट्य, जैव अपघटनी को बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल बोलते हैं। अच्छा होता क्या, मैं बताता हूँ दो चार चीजें, ऐसा ध्यान रखते हैं इसको। कैसा है, जैसे मेरे पास एक कोई केमिकल है A, एक केमिकल A है जो कि अगर हम इसको मिट्टी में डाल दें या जमीन में डाल दें, तो जमीन में डाले जाने पर ये जमीन में अगर बहुत दिनों तक पड़ा रहा तो पदार्थ A जो होता है वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज का मतलब अपने अंदर से अलग अलग पदार्थ निकालेगा और अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। जैसे मैं एक केमिकल बताता हूं, बहुत नॉर्मल सा केमिकल, नौसादर। अगर नौसादर को आप क्या करें, जमीन में डाल दें तो होगा क्या, जैसे ही धूप निकलेगी जमीन के कांटेक्ट में कुछ देर तो नौसादर पड़ा रहेगा, लेकिन जल्द ही नौसादर क्या होगा, अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अपघटित हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जो भी अपना समझना चाहो वो शब्द यूज कर लो। तो क्या है, आपने जमीन पर नौसादर डाला था, लेकिन कुछ देर तक नौसादर रहेगा और फिर वो मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा, डिकम्पोज होगा, अपघटित होगा, विघटित होगा, जो भी आप समझें वो होकर वो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में बदलेगा, और या तो वहीं पर रह जाएगा मिट्टी में, या तो गैस बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इस केमिकल की कंडीशन पे ये गैस बन के उड़ जाता है। क्या बोलते हैं कि नौसादर एक ऐसा पदार्थ है जो जैव विघटित होता है।
जैव विघटित का मतलब है नौसादर पदार्थ अगर आप उसको पृथ्वी पर डाल देते हो या जमीन के अंदर भी पहुंचा देते हो, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। अब मैं देखो बात करता हूं, सोचो अगर ये पदार्थ विषैला है और विषैले पदार्थ को जमीन में डालने पर पदार्थ ए जो है वो दो प्रकार के पदार्थों में टूट गया, बी और सी। पदार्थ ए विषैला था, लेकिन जमीन में डालने पर ये जिन दो पदार्थों में टूटा है ये दोनों ही पदार्थ विषैले नहीं हैं। इसका मतलब है पदार्थ ए का जैव विघटन हो गया है और ऐसे पदार्थों में जैव विघटन हुआ है जो पदार्थ विषैले नहीं है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, इसका मतलब है पदार्थ ए विषैला जरूर है, लेकिन अगर ये जमीन में पृथ्वी में कुछ दिन तक पड़ा रहेगा तो इसका विषैलापन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भाई पहले विषैला था जब ए के फॉर्म में था, फिर से ये दो भागों में जैसे मैंने इसको पृथ्वी पर डाला, ये कुछ दिन बाद, महीनों बाद, वर्षों बाद ये दो भागों में टूट गया और ऐसे दो भागों में टूटा कि दोनों भाग विषैले नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा कि पदार्थ ए विषैला था लेकिन जैव विघटित होकर या जैव अपघट्य होकर वो दो ऐसे भागों में टूट गया जो कि पदार्थ विषैले नहीं है। इसको कैसे समझेंगे, पहले विषैला था बाद में विषैला नहीं बचा, अर्थात ये पदार्थ विषैला नहीं है अगर हम इसका जैव अपघटन करा दें या जैव विघटन करवा दें। लेकिन अब सोचने वाली बात है, जो डीडीटी होता है ये सबसे पहली बात तो कीटनाशक होता है। कीटनाशक इस बात को रिप्रेजेंट करता है, इसकी प्रकृति को, कि ये पदार्थ विषैला है, तब तो छोटे छोटे कीट मर जाते हैं इसके सेवन से। अगर ये पदार्थ विषैला है, दूसरी खराबी इसके अंदर है कि अगर इस विषैले पदार्थ को आप छिड़काव कर देते हो कीट पतंगों को मारने के लिए, तो कीट पतंगों को मारने के बाद ये पेड़ पौधों की सतह पर या पृथ्वी की सतह पर पड़ा रहता है। और सबसे खराबी ये पृथ्वी की सतह पर पड़ा रहता है जैव अपघट्य न होने के कारण, अर्थात ये पदार्थ वहीं पड़ा रहेगा, दो भागों में टूटेगा भी नहीं या दो से अधिक भागों में टूटेगा भी नहीं। सोचो अगर ये दो से या दो से अधिक भागों में टूट जाता तो ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती थी कि दो भागों में टूट जाए और विषैलापन समाप्त हो जाए। लेकिन बेटा भी इसने पहले से लिख रखा है जैव अपघट्य न होने के कारण, अर्थात ये कभी डिकम्पोज होने वाला नहीं, और जब कभी डिकम्पोज नहीं होगा तो इसका विषैलापन लगातार बना रहेगा। और एक खेत की फसल पे डाला गया जो डीडीटी होता है वो कई वर्षों तक लगातार फसलों पर नुकसान पहुंचाता रहता है या उसका प्रभाव लगातार लंबे समय तक फसलों पर देखने को मिलता रहता है। तो जैव अपघट्य का मतलब समझ गए, जो पदार्थ पृथ्वी के कांटेक्ट में आने पर, वायु के कांटेक्ट में आने पर या जल के कांटेक्ट में आने पर विघटित न हो, अपघटित न हो, तो ये पदार्थ विषैला है और इसका विषैला पदार्थ समाप्त ही नहीं होता जल्दी से। बहुत सारे वर्ष खर्च हो जाएंगे तब कहीं थोड़ा बहुत विघटन होगा, वो अधिक विघटन भी नहीं होगा। तो इसको विशेष ध्यान रखना कि एक बार इसको यूज कर लेंगे लेकिन इसका विषैलापन लगातार बना ही रहना है। थोड़ा सा इस बात को जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट नंबर और अंतिम नंबर पे आ जाते हैं। कहते हैं इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। वैसे हम लोगों से क्वेश्चन में दो चीजें डिमांड करता है, आपको गुण लिखने होते हैं, 5 गुण हैं, बहुत हैं, और कभी कभी ये मांग लेता है कि बताओ कैसे बनाकर तैयार करोगे डीडीटी का। तो देखो डीडीटी का निर्माण तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, डीडीटी एक बार हम लोगों ने बनाया था, लेकिन अभी क्या है एक बार दोबारा सारी चीजों को रिफ्रेश करने के लिए इस बची जगह पर डीडीटी का निर्माण कर लेते हैं। अच्छा डीडीटी को बनाना कैसे, मैं उसका अभिक्रिया लिखे देता हूं। मैं ये लिखे देता हूं कि डीडीटी का निर्माण कैसे होगा। बेटा आपने एक फॉर्मूला सुना होगा CCl3CHO, और CHO में से जो O होता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है कार्बन से। इसका नाम था, अगर याद होगा, क्लोरल। और भैया अगर नहीं याद है तो भी बहुत अच्छा है, अब याद कर लो, इसका नाम क्लोरल है। और इसकी अभिक्रिया होती है क्लोरोबेंजीन के 2 मोल से। पहला मोल क्लोरोबेंजीन का और ये क्लोरोबेंजीन का दूसरा मोल। अच्छा ये तो मानते हो बेंजीन के सारे कॉर्नर पर एक C और एक H होता है। मैंने पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन दिखाया है। अभिक्रिया कैसे होगी इसको देखेंगे।
ये दोनों हाइड्रोजन अभिक्रिया करेंगे इस ऑक्सीजन से। अगर दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेंगे, ध्यान देने वाली बात है बेटा। अच्छा, अभिक्रिया अगर H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जाए, अभिक्रिया में DDT बनने के चांसेस या अभिक्रिया में DDT बनने की प्रायिकता बढ़ जाती है। ज़्यादा मात्रा में आप देखोगे कि DDT बना है। क्यों H2SO4 का यूज किया जाए? क्योंकि बेटा H2SO4 एक प्रकार का निर्जली कारक है, और निर्जली कारक पदार्थ क्या करते हैं कि अभिक्रिया के दौरान जल को अलग करने में मदद करते हैं। तो जैसे H2SO4 डालेंगे, जल कम अलग हो रहा होगा तो ज़्यादा जल अलग होगा। जितना ज़्यादा जल अलग होगा उतना ही ज़्यादा कंपोनेंट रिएक्शन करेंगे आपस में। अच्छा, रिएक्शन के दौरान होता क्या है, इस बेंजीन के एक बॉन्ड का नुकसान हो गया क्योंकि उसका एक हाइड्रोजन चला गया, इस बेंजीन के एक बॉन्ड का नुकसान हो गया, लेकिन बेटा कार्बन के कितने बॉन्ड का नुकसान हुआ? यहाँ 2 बॉन्ड का। तो करेंगे क्या, CCl3 लिखा है, फिर CH लिखा है, इसके तो 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ है, और बेंजीन के एक एक बॉन्ड का नुकसान हुआ है। तो हम करेंगे क्या, इसके दोनों बॉन्ड को बेंजीन के एक एक बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे इसको देखते हैं। इधर क्लोरीन लिखा ही था, यहां इसको कहते हैं DDT, और फॉर्मूला ऐसा बना करके आ जाना है। अभिक्रिया को लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें से मुझे ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है। इससे अवयवों को जोड़ना भी आसान हो जाता है। अभी देखते हैं इसका नाम कैसे पढ़ा हम लोगों ने, DDT। सबसे पहले जरा पीछे से चलते हैं, इसमें से लिखा है डाइक्लोरो। अच्छा, डाइक्लोरो क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि क्लोरीन कितनी बार है? 2। तो भैया यहां लिख लेते हैं डाइक्लोरो। अच्छा, डाइक्लोरो के बाद बेंजीन मुझे 2 बार दिख रहा है, और आपको याद होगा बेंजीन का एक और नाम है फेनाइल, या उसको फेनिल भी कह सकते हैं। तो कॉमा डाई, या भैया आप उसको पढ़ें फेनिल, और या आप उसको पढ़ें फेनाइल, दोनों ही चीजें सेम है। अच्छा, क्लोरीन 2 हो गया, 2 बेंजीन हो गए, फिर इसके बाद पीछे वाले हिस्से पर आ जाते हैं। अब क्लोरीन कितनी बार है? 3 बार। तो कॉमा लगाते हुए ट्राइक्लोरो। अच्छा, अंतिम चीज ये बचती है बेटा, जरा ध्यान से देखो, कार्बन कितने हैं? 2। 2 के लिए बोलते हैं 8। अब अगर इस कार्बन पर 3 क्लोरीन लगे हैं तो इसका मतलब 3 बॉन्ड तो क्लोरीन के यहां हो गए। चौथा बॉन्ड इस कार्बन का इस कार्बन से जुड़ा होगा। चौथा बॉन्ड का अर्थ है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का अर्थ है नाम के लास्ट में क्या लगा दिया जाए? एन। अब देखो, इस डाइक्लोरो के लिए डी यूज किया गया, डाइफेनिल के लिए फिर से डी यूज किया गया, और फिर ट्राइक्लोरोएथेन के लिए क्या यूज किया गया? टी। इस प्रकार से कंपाउंड का पूरा नाम हो गया DDT। अभिक्रिया को तैयार रखें, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें पहले से ही ली रखी हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम इन आर्टिकल्स को समाप्त कर सकें। क्या लिखा है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको भी पढ़ना, ये भी एक नए प्रकार का केमिकल है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को BHC के नाम से भी जानते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सूत्र होता है C6H6Cl6। इसको एक और नाम से जानते हैं, कहते हैं गैमेक्सीन, शायद ऐसा नाम सुना होगा तुम लोगों ने। या एक और नाम से जानते हैं लिंडेन, या भैया एक और इसका नाम है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। कहता है इसमें से आता क्या? इसमें से आता है बनाने की विधि बता डालिए और उपयोग बता डालें। तो एक ही केवल अभिक्रिया लिखनी होती है। तो हम भैया इसके बनाने की विधि या उसी को तुम निर्माण कह सकते हो, कैसे किया जाए। देखना, खतरनाक अभिक्रिया है, समझने की कोशिश करो भैया। बेंजीन का सूत्र तो ऐसा होता है कुछ C6H6, इस पर अभिक्रिया करवा देनी है 3Cl2 से, वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जरा देखो, कार्बन 6 थे, हाइड्रोजन 6 थे, क्लोरीन भी तो 6 था, तो क्लोरीन भी 6 हो गया, बन गया BHC, जिसको गैमेक्सीन कहते थे। अगर तुमको लगता है ये अभिक्रिया में मजा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, भैया अभी देखो चेंज कर लेते हैं। ये देखो अभिक्रिया लिखते हैं। अच्छा, ये तो साइक्लोहेक्सेन का हो गया। बेंजीन में क्या होता है? या तो आप रिंग बना डालो, या तो भैया अल्टरनेट कौन सा बॉन्ड लगा लो, डबल बॉन्ड। 2 ही कंडीशन तो होती है। तो मैंने बेंजीन के ऐसे फॉर्मूले को ना लिखने की जगह पे ये लिख रखा है, अभिक्रिया होने वाली है 3Cl2
और वो भी सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में। अब देखो ध्यान दो बेटा इसको, क्लोरीन के कितने मोल है? 3 मोल। 3Cl2 में से एक Cl2 आएगा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक Cl यहां लगाएगा, एक Cl यहां। 3Cl2 में दूसरा Cl2 आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर। तीसरा Cl2 आएगा, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां डिस्ट्रीब्यूट करेगा बॉन्ड को तोड़ते हुए। ध्यान से देखो इसको, देखो मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गए हैं, केवल खेल बचा है सिंगल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड जितने भी तोड़ दिए तुमने। अच्छा, सोचने वाली बात है, जब ये डबल बॉन्ड टूटा, एक क्लोरीन इस कॉर्नर को मिला, एक क्लोरीन इस कॉर्नर को मिला, एक क्लोरीन ऊपर वाले को, एक क्लोरीन यहां। अच्छा, ये जब डबल बॉन्ड टूटा तो एक क्लोरीन यहां मेटा पोजीशन को मिला, एक क्लोरीन कहां को मिला? पैरा पोजीशन को। तो मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन को क्लोरीन मिल गया। अब बेटा इस बॉन्ड को भी देख लेते हैं, एक यहां मेटा पे, एक आर्थो पे मिला। बॉन्ड को जब ब्रेक किया गया तो ये मेटा पर, ये आर्थो पर। तुमको पता है यही सूत्र ये लिखा हुआ है, बशर्ते वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है। नाम कैसे पढ़ेंगे इसका? वैसे तो इसके नाम इतने फेमस हैं, नाम पढ़ने के तरीके पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं, फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। बेंजीन के सूत्र में 6 क्लोरीन लगा दिए जाएं। बेंजीन का सूत्र, हेक्सा का मतलब 6 और क्लोरीन लगा दिए जाएं तो क्लोराइड, इसलिए बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। उसी को शॉर्ट फॉर्म में BH6। गैमेक्सिन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का कीटनाशक पदार्थ होता है गैमेक्सिन। हाँ, ये नाम को भी बता सकते हैं। अच्छा, कोई पूछेगा गैमेक्सिन क्यों कहा जाता है? यार ये व्यापारिक नाम है, और व्यापारिक नाम किसी कारण पर बेस्ड नहीं होते। रासायनिक नाम कारण और नियम पर बेस्ड होते हैं। तो इस पर आ जाते हैं। हेक्सा का मतलब 6, क्लोरो का मतलब क्लोरीन। हाँ, 2 बातें समझ गए, हेक्सा का मतलब 6, क्लोरो का मतलब क्लोरीन। साइक्लो का मतलब देखो चक्रीय है, और हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन, वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ। देखो डबल बॉन्ड पहले था, लेकिन अब कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। मात्र सभी जगह सिंगल बॉन्ड बचता है। अंत में क्या होता है, अगर इसका उपयोग पूछ ले तो भैया इसका उपयोग तुरंत बता डालते हैं। क्या बोलेंगे? कीटनाशक के रूप में, और इससे ज्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं। कीटनाशक के रूप में। तो ये भी केमिकल समाप्त है। अपने कोर्स में अंतिम एक पदार्थ बचा है जिसका नाम है फ्रियोन। तो इसको नोट कर लेते हैं, बस उसको पढ़ लेते हैं, छोटा सा आर्टिकल रहेगा वो। देखो नेक्स्ट कंपाउंड है फ्रियोन, इसको बोलते हैं। अच्छा, फ्रियोन को अगर आपकी किताब पर ऐसा लिखा है तो ये समझते हो, परेशान नहीं होना है, सेम चीज को बताया जा रहा है। फ्रियोन को एक और नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्लोरो के लिए C, फ्लोरो के लिए F और कार्बन के लिए C, इसलिए इसको CFC कहा गया है। वैसे एक और बात बता दूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई प्रकार की होती है, ये भी देखो ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ेंगे अपने कोर्स में, जो पढ़ेंगे वो बेटा इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पढ़ेंगे, CCl2F2 को। वैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने बताया ना कई प्रकार का है, CFCl3 भी एक, F1 हो जाएगा, Cl3 हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या है कि मेरे कोर्स में जो दिया गया है, NCERT 12 में जो दिया गया है वो CCl2F2 के लिए दिया गया है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से केवल इसी चीज को पढ़ेंगे। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, ये देख लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन कौन सी विधियों द्वारा बना सकते हैं आप। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बना लेने की प्रमुख 3 विधियां हैं, और वो कौन सी 3 विधियां हैं, सॉरी 2 विधियां हैं। कौन कौन सी 2 विधियां हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली विधि है कि अगर आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आप उस पर SbF3 की अभिक्रिया करवा दीजिए। एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड इसको बोलते हैं, और उपस्थित रखनी है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की। जैसे उपस्थित रखकर आप इसको गर्म करते हो बेटा, सबसे पहला पदार्थ बनता है। बनता कैसे है? F जाता है और 2 Cl को उसके स्थान से क्या कर देता है? हटा देता है। सोचो 2 Cl को हटा देगा तो 2 F तो रखेंगे, तभी तो 2 Cl को हटा पाएगा, और 2 Cl यहां बचेंगे। और बेटा इसके बाद बनता है SbCl3। हाँ, एक काम करना चाहो,
थोड़ा सा अटपटा इसलिए लगेगा क्योंकि अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। बैलेंस करना चाहो तो देखो यहाँ 3 से गुना कर दिया जाए, और इसको क्योंकि 3 से किया है यहाँ 3 से गुना करेंगे। और हाँ एक काम कर लेते हैं, फ्लोरीन 6 हो गया तो इसको 2 से गुना कर लेते हैं और इसको गुना कर लेते हैं 2 से। हाँ बैलेंस हो जाएगी बेटा अभिक्रिया। बैलेंस इच्छा अगर आपकी होगी करोगे, नहीं इच्छा होगी छोड़ाओगे वहीं से। बस आपको मेनली ध्यान देना है कि ये कंपाउंड आपको बनाकर तैयार करना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहली विधि जिससे आप बना सकते हो, और दूसरी विधि बेटा हम लोगों ने पढ़ रखी है। पुरानी बातों पर अगर ध्यान दोगे तो देखो याद आएगा ये बात कि CCl4 था, अर्थात कार्बन पर 4 क्लोरीन थे। फिर हमने उसकी अभिक्रिया कराई थी 2HF से, हुआ क्या था 2H 2Cl को लेके अलग हो गए थे, तो बना रखा था हम लोगों ने 2HCl। अच्छा सोचो अगर 2Cl यहां से निकल गए हैं तो कार्बन 2Cl तो बचे हुए हैं, और बेटा ध्यान दो कि 2F भी तो बचे हैं, तो जो 2Cl निकल गए उनकी जगह पे 2F रख दें। इस प्रकार से बेटा ये भी फॉर्मूला किसका है, फ्रीऑन का है। तो फ्रीऑन को बनाने की 2 विधियां तो मैंने यहीं पर देख ली। अब फ्रीऑन को बनाने की 2 विधियों के बाद बेटा जस्ट आ जाते हैं, इसका एक रासायनिक गुण बहुत पूछा जाता है हम लोगों से। भौतिक गुणों का तो कोई भी अर्थ इस पे ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ रासायनिक गुण पूछते हैं, और एक ही रासायनिक गुण की डिमांड है अपने यहाँ, और वही सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है, और उस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोगों के यहाँ परीक्षाओं में। क्या आया है देखो, वो रासायनिक गुण पढ़ते हैं तो उसके लिए हेडिंग डाल देते हैं पराबैंगनी प्रकाश द्वारा, पराबैंगनी प्रकाश द्वारा अपघटन, या इसी को देखो कैसे बोल सकते हैं, ओजोन परत का क्षय। ये बेटा 2 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, दोनों प्रकार से आपके पास मैंने हेडिंग लिखा दी है। यह तो कह सकता है कि पराबैंगनी प्रकाश द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अपघटन बताइए, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि ओजोन परत के क्षय पर प्रकाश डालिए। तो अभी देखो दोनों बातें ही एक रासायनिक गुण में पढ़नी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वैसे तो बहुत अच्छी गैस है और बहुत जगह यूज में आने वाली है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वायुमंडल में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अब क्या बुरा प्रभाव पड़ता है इसको ध्यान देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सूत्र को लिख देते हैं CF2C। अच्छा इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने F पहले लिख रखा है। और बेटा ये क्या होता है, ये पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में करता क्या है, ये डिकम्पोज होता है, 2 भागों में टूटता है। अब 2 भागों में टूटता है तो देखो सबसे पहला भाग बनता है CF2Cl और दूसरा बनता है क्लोरीन के मुक्त मूलक का। अब तुम लोग प्रॉब्लम क्रिएट होगी तुम लोगों के लिए, इसको ठीक कार्बन के ऊपर बनाया जाए। सर ये वाली बात क्या है, मुक्त मूलक, सोचने वाली बात है। देखो मैं बताता हूं, अगर बॉन्ड कोई सिंगल बॉन्ड 2 ऐसे परमाणुओं के बीच बना है जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, सबको पता है कि ये जो बॉन्ड होगा जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, क्लोरीन को। और इस बॉन्ड के टूटने पर बेटा हम अभिक्रिया को देखो कैसे दिखाते हैं, H पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पर कैसा चार्ज दिखा देते हैं, नेगेटिव, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन के अपेक्षा बहुत ज्यादा है, इसलिए जैसे ही बॉन्ड टूटेगा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में लगे थे वो क्लोरीन लेके चला जाएगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन खुद क्लोरीन का था और एक हाइड्रोजन वाला लेके चला गया, इसलिए क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। लेकिन एक और एग्जांपल देखते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसमें से तो दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। अब क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो अब अगर इस बॉन्ड को तोड़ा जाए, हालांकि बॉन्ड को तोड़ना कठिन है इस वाले को, लेकिन अगर बॉन्ड को तोड़ा जाए थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है। साझा हुआ सिंगल बॉन्ड बना था। आपने पढ़ा था कि जब भी कोई 2 परमाणु
अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनता है। मैंने तुरंत समझ लिया कि सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक उस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाए किसी माध्यम में तो बेटा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो दो हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन तो दोनों क्लोरीन द्वारा बराबर खींचे जाएंगे। इसलिए जब बॉन्ड टूटा है तो एक इलेक्ट्रॉन मिलता है पहले क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलता है दूसरे क्लोरीन को, अर्थात अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों को एक एक क्या हो गया, मिल गया। इस घटना को कहते हैं विषम विदलन। विषम विदलन इसलिए क्योंकि कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर केवल एक परमाणु पर हो रहा था, और इस घटना को बोलते हैं समविदलन। समविदलन का मतलब समान रूप से, विदलन का मतलब बॉन्ड का टूटना, क्योंकि समान रूप से बॉन्ड टूटे हैं समविदलन बनता है। विषम विदलन जब भी होता है आयन बनकर तैयार होते हैं, और जब समविदलन बनकर तैयार होता है तो इनको कहते हैं मुक्त मूलक, अंग्रेजी में कहते हैं फ्री रेडिकल्स। और तुमको बताएं आयन की तो अभिक्रिया की स्पीड तेज होती ही है, मुक्त मूलकों की भी अभिक्रिया करने का वेग जो होता है बहुत तीव्र होता है। तो मुक्त मूलक की बात थोड़ा सा समझना है। यहां पर जो बॉन्ड टूटा है उसमें से अगर मैं देखूं तो तकरीबन दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में ये नहीं कहता सेम था, लेकिन लगभग सिमिलर थे, क्योंकि लगभग एक जैसी थी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इसलिए दोनों के बीच में जब बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन मिला कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन मिला क्लोरीन को। इसलिए हम इस सूत्र को कहेंगे क्लोरीन का मुक्त मूलक। और क्लोरीन का मुक्त मूलक तो बहुत ही क्रियाशील होता है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर किताब में ऐसा लिखा तो परेशान ना हो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, गैस को। क्लोरीन का मुक्त मूलक जो होता है वो बेटा बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। तो वो करता क्या है, क्लोरीन का मुक्त मूलक अभिक्रिया कर लेता है वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस से। इसको ओजोन के प्रति अलग से आकर्षण है। कैसे अभिक्रिया करता है उसको ध्यान देते हैं। ओजोन से केवल एक ऑक्सीजन खींच लेता है, और इसके बाद बचता कौन सा पदार्थ है, O2। इस अभिक्रिया के दौरान मुझे एक बात देखने को मिली कि क्लोरीन मुक्त मूलक इतना ज्यादा क्रियाशील था, इसने ओजोन से जबरदस्ती एक ऑक्सीजन छोड़ दी, खींच लिया। और जब ऑक्सीजन से जबरदस्ती ओजोन से एक ऑक्सीजन जबरदस्ती खींच लिया, ओजोन चेंज हो गया ऑक्सीजन में। देखो इस अभिक्रिया को देखने से पता क्या चलता है, उधर चलते हैं। पहले कौन था, ओजोन, फिर बाद में क्या बन गया, ऑक्सीजन, अर्थात ओजोन समाप्त हो रहा है और ऑक्सीजन गैस बन रही है। मुख्य चीज देखो लेफ्ट साइड पे कि ओजोन क्या हो रहा है, समाप्त। तो फ्रियॉन गैस अगर वायुमंडल में रहेगी तो ये धीरे धीरे ओजोन गैस को क्या करती रहेगी, समाप्त करती रहेगी। और आपको बेटा ये वाली बात बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ओजोन गैस समाप्त होने लगेगी वायुमंडल से, ओजोन गैस की अमाउंट, घनत्व, सांद्रता, कुछ भी कहें, अगर ये वायुमंडल में कम होने लगी तो सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश किरणें पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पहुंचेंगी। और जब पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पहुंचेंगी तो बेटा ये हमारे सेल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकाएं, इनको नुकसान पहुंचाती है। करती क्या है, अब बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा आर्टिकल हो जाएगा। शरीर में एक प्रक्रिया होती है कोशिका विभाजन। बायो के लोग जो स्टूडेंट हैं मेरे ख्याल से इस बात को समझते होंगे बेटर तरीके से। तो करता क्या है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज शरीर में उपस्थित, जैसे हम लोगों पर पड़ेगा सूर्य का प्रकाश तो अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होंगी, पराबैंगनी प्रकाश किरणें ज़्यादा होंगी, और वो शरीर के सेल्स को, त्वचा के सेल्स को में से कोशिका विभाजन की स्पीड को बढ़ा देंगी। कोशिका विभाजन क्या होता है, छोटी सी बात, एक कोशिका का दो अलग अलग भागों में टूट जाना। ये बॉडी पर हमेशा होता है। इससे क्या होता है, जब एक कोशिका दो भागों में टूटेगी नए सेल बनेंगे, और नए सेल तो बनना ही चाहिए बॉडी के लिए भैया। नई कोशिकाएं बनेंगी, पुरानी समाप्त होती रहेंगी, यही तो मनुष्य का काम है, बॉडी का। लेकिन सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश किरणों की उपस्थिति में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, और कोशिकाएं जिस स्पीड में बननी चाहिए थी उससे भी अतिरिक्त स्पीड में बनने लगती हैं, और कोशिकाओं का अतिरिक्त रूप से बनना ही कहलाता है कैंसर। अगर कभी कोशिका विभाजन की स्पीड तीव्र है तो कोशिकाओं में इतना ज़्यादा विभाजित होती है कोशिकाएं कि
अधिक मात्रा में कोशिकाएं बनती हैं, और कोशिकाओं का अधिक मात्रा में डेवलप होकर बनकर तैयार होना ही कहलाता है कैंसर। क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली आपकी स्किन पर आता है, इंटरनली पार्ट पर नहीं जाता है, स्किन पर ही कैंसर को बढ़ावा देंगी। आपने सुना होगा एक शब्द सनबर्न, आप जानते हो कैंसर का प्री स्टेज होता है। गर्मियों के मौसम में जब धूप बहुत ज़्यादा होती है, कहते हैं धूप में निकले थे सनबर्न हो गया, त्वचा खुजलाने लगी और त्वचा के बाहरी हिस्से पर कुछ ब्लैक कलर के धब्बे पड़ने लगे, लेकिन 2-4 दिन धूप में नहीं जाएंगे, सनस्क्रीन लगाएं, क्रीम लगाएंगे और बढ़िया से बच जाएंगे। फिर से क्रिकेटर को देखा होगा तुम लोगों ने, तो वो सन इस क्रीम लगाता है, उससे बच जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, मैंने ये सारी बातें क्यों बताई, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन परत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या नुकसान है, तो बता डालोगे उसके सारे नुकसान। अब इसके मैं पूरा डिटेल में लिखता नहीं घूमूंगा, भैया जान गए वो सारी चीजें। एक अभिक्रियाओं को और समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि ये जो ClO है, ClO ये फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन होगी, फिर से उससे अभिक्रिया कर लेगा, और उससे भी अभिक्रिया करके देखो ऑक्सीजन गैस को अलग कर देगा और फिर से बन जाएगा मुक्त मूलक। सोचो अब थोड़ी सी देर के लिए, जब ये मुक्त मूलक बना था इसने ओजोन को नष्ट कर दिया था, अब ये फिर से मुक्त मूलक बन गया है और फिर से ओजोन को नष्ट करेगा, फिर से ये मुक्त मूलक बनेगा। जितनी बार ये क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा ये ओजोन को जो है वो समाप्त ही करता रहेगा। तो भैया इतनी बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये वाली बात भी पता होनी चाहिए कि पराबैंगनी प्रकाश किरण क्या प्रभाव डालती हैं। हाँ, एक और शब्द लास्ट में, ओजोन कोई भी परत नहीं है, समझ रहे। जैसे मैं क्या सोचता हूँ, पृथ्वी से 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, भैया ये पृथ्वी है, ये 25 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ऐसा मान लेते हैं। अगर इस जगह पर देखा जाए, इस एरिया पर वे गैसें तो बहुत होंगी, लेकिन ओजोन गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है। यहाँ पर ओजोन गैस के पार्टिकल यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ओजोन गैस बस यहीं पाई जाती है, नीचे भी पाई जाती होगी, लेकिन कम। ओजोन गैस के सबसे ज्यादा मात्रा यहीं पर है। अब क्योंकि ओजोन गैस की सबसे ज्यादा मात्रा यही है, इसी मात्रा को कह दिया ओजोन परत। कैसे? क्योंकि कोई ओजोन परत का मतलब होता है ठोस परत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ओजोन गैस ज्यादा है, उस ज्यादा के कारण हमने इस भाग को कह रखा है कि ये ओजोन की क्या है, परत। तो बेटा हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स चैप्टर में से मेरे ख्याल से जितने भी मैंने आर्टिकल देखे थे, हम लोगों ने सारे आर्टिकल कंप्लीट किए हैं। और ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो अभ्यास में, उदाहरण में, जो आपके लिए परेशानी उत्पन्न करें, तो आप उसको पढ़ें, देखें, और जो क्वेश्चन आपको उसमें से नहीं समझ में आता है या आपको लगता है सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा, आप उसको मुझे बताएं। और फिर होगा क्या उससे कि हम रोज रोज तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हफ्ते में फिर किसी दिन एक काम करेंगे कि उन क्वेश्चन को ही पढ़ लेंगे जो क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे हैं। तो ये चैप्टर भैया समाप्त हो गया और नए चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर अगले दिन से।